गोगी भट्ट साहब के घर पर छापा पड़ता है सीसीडी का। नेक्स्ट नंबर अब गोगी भट्ट साहब का भी है। इसमें कोई हकीकत है? गोगी भट्ट पुलिस के पास होता तो अब तक उसकी भी कोई ना कोई खबर आ जाती। मेरी ना एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर के साथ डिस्कस हो रहा था। वो मुझे कहता है कि यार ये जो बंदा सीसीडी ने मारा ना, आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि ये पंजाब का ही मारा गया है। ओह, सीसीडी की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की गई। वो प्रेस रिलीज क्या है? इन एनकाउंटर्स की हकीकत क्या है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला इसको कह लें तो इसमें कोई मतलब दो राहें नहीं होगी। बदमाशी के हवाले से या अंडरवर्ल्ड की दुनिया के हवाले से तीफी भट्ट बहुत बड़ा नाम था। गोगी भट्ट पिछले कोई 1.5-2 माह से लाहौर में मौजूद था। गोगी भट्ट को किसी ने नहीं छेड़ा। इसकी एक वजह मैं आपको बताऊं क्या थी? तीफी भट्ट जिंदा था। इस दुश्मनी की पहली सुलह की कोशिश हमने करवाई और टीपू के कहने पर ही हम तीफी भट्ट के पास गए थे। टीपू की ना वालदा एक दफा बीमार थी। टीपू ने अपनी वालदा का पूछने के लिए जाना। तीफी भट्ट कॉल करता है अहमद खान चद्दड़ को, कहता है कि टीपू ते अटैक होना जे, उनकी वालदा अस्पताल दाखिल की है, उन्हें उन्होंने मिलन जाना है, उन्होंने कहो कि उत्थे ना जावे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू टूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सिद्दीक और एक क्राइम स्टोरी के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने इससे पहले नईम मुस्तफ़ा साहब के साथ भी एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपको बताया कि तीफी भट्ट साहब का कत्ल हुआ, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तमाम तर मामला उसमें डिस्कस किए, उन्होंने FIR का भी जिक्र किया, उसके अलावा भी बहुत सी अपडेट्स दी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर आमिर मिर्ज़ा साहब। सर, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप आए यहाँ पर स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेके आए। आमिर भाई, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, जनाजे पर भी आप उसके अंदर इंटरव्यूज़ दे रहे थे, मुख्तलिफ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। लेटेस्ट अपडेट क्या है? और गोगी भट्ट साहब के घर पर छापा पड़ता है CCD का, ये सारे मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? और दूसरा घराना अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया, जो अमीर बिलाज जो कत्ल केस हुआ और उसके बाद उनका भी घर से जो उनका तासुर अभी तक लोगों के सामने, अवाम के सामने अभी कोई भी उनकी फैमिली में से नहीं आया। इस पे आपका क्या ख्याल है? क्या देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा? खई, एक तो आपने जनाजे की बात की। जनाजे पे तीफी भट्ट के रश लोगों का था। ताजिर बरादरी एक बड़ी तादाद में जो है जनाजे में शिरकत की उन्होंने। क्लोज जो दोस्त थे, फैमिली मेम्बरान थे, उनके ना घर के सामने ही कोई मेरे ख्याल कोई 24-25 कनाल का एक प्लॉट है, इतना वसी रकबा है उसका। ठीक। तो वो ऑलमोस्ट कोई 80-85% फुल था जनाजे में। तो मतलब कि एक अच्छी तादाद जनाजे में शिरकत की थी। लेकिन वहाँ पर जनाजे में जो मुझे एक चीज़ देखने में आई ना, कि बहुत अच्छी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो दावेदार थे तीफी भट्ट के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, ठीक। उनमें से मुझे किसी का चेहरा वहाँ पे नज़र नहीं आया। उसमें कोई पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, हाई ऑफिशियल, मतलब के पुलिस अच्छे रैंक के पुलिस अच्छा। ऑफिसर्स, उनका भी बड़ा दावा था कि उनका तीफी भट्ट के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। ठीक। उसके अलावा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ थी, उनमें से कोई ऐसे लोग मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आए। मतलब जिन लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इनका तीफी भट्ट के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, ठीक है। मुझे वो चेहरे वहाँ पर नज़र नहीं आए, वहाँ पे मैंने देखे नहीं। अब इसके पीछे मामलात क्या थे क्या नहीं, या तो अब वो एक मिसाल है ना पंजाबी की कि यार चौधरी दा कुत्ता जिहड़ा है ना, वो मर जाना ते 10 पिंड इकट्ठे हो जांदे ने उत्थे, ठीक है। ते चौधरी जे आप मर जावे ते वो नाल दा हमसाया भी जेड़ा जान लग्या सोचदा है। बिल्कुल तो ठीक। वो जब वो खुद ही नहीं रहा, तो उसके बाद अब जो लोग थे उन्होंने बस यही सोचा कि यार अब जाएंगे ना जाएं, उसके बच्चों के साथ हमारे मामलात नहीं है, तो 100 चीज़ें जो है ना बंदा सोचता है। ठीक। तो ये भी एक वजह थी। फिर दूसरा कुछ पॉलिटिकल मामलात भी थे, और प्लस आप कह लें कि सीसीडी के जो मामला चल रहे हैं, उस हवाले से भी लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें थी। एक प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा था तीफी भट्ट की फैमिली पर, डेड बॉडी उसको नहीं दी जा रही थी उनके फैमिली वालों को। अच्छा, इसकी कोई रीज़न है? क्योंकि लोग जो जानना चाहते हैं, जो आवाम हमें देखती है, वो ये सवाल भी करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कि डेड बॉडी क्यों नहीं दी जा रही थी? इसकी कोई रीज़न है आपके पास? इसकी रीज़न जो हमें समझ आ रही थी ना, एक तो वो जो कोई उनको एक खौफ था या एक डर था या एक शायबा था उन्हें कि शायद इसका रिएक्शन जो है वो हमें भुगतना पड़े। को ताजर जो है सड़कों पे निकले, एहतजाज करें हमारे खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सीसीडी के कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी। बल्कि अपना तीफी भट्ट का जो भाई ख्वाजा अजहर
गुलशन है, उन्होंने ऑन कैमरा इस चीज़ को अपना कहा भी, अपना बरमला इजहार किया कि मुझे तीफी भट्ट की जो लाश है, तीफी भट्ट की जो मौत है, वो मुझे तोहफे में दी गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से। ये अच्छा। ऑन कैमरा उन्होंने अच्छा, कहा ये है। इसके पीछे सीसीडी बनाई गई, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई, हकीकतन बात है, सबको पता है। और बहुत से लोग उनको इस चीज़ की तारीफ भी कर रहे हैं, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं कि क्राइम ख़त्म कर रहे हैं। लाहौर से पूरे पंजाब में पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं सीसीडी की जानिब से। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखें, ख्वाजा अजहर गुलशन और ख्वाजा तारीफ गुलशन, जी। इन दोनों भाइयों की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है। ठीक। ठीक है, इस खानदान के कोई बुजुर्ग जो थे, आज से 35-40 साल पहले चल जाए, वो कोई एमपीए या एमएनए भी रह चुके हुए हैं, ठीक उनका है। एक पॉलिटिकल कैरियर भी है। और ख्वाजा अजहर गुलशन और ये तीफी जो थे, ये नून लीग के साथ साल हा साल अटैच रहे हैं। ठीक। तो खासकर ताजर बरादरी जो है, वो तीफी भट्ट की एक कॉल पर इकट्ठी हो जाती थी। जहां उसने कह दिया ना कि नून लीग के प्लेटफॉर्म पर फलां जगह ये काम करना है, इस तरह से इकट्ठे होना है, तो वो इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है। तो ये बात जो उन्होंने की है ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ये मुझे तोहफा दिया है, उनको ये था कि मेरी इतनी पुरानी जो है उनके साथ कुर्बत है, इतना अरसा हमने साथ गुजारा है और हमने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं नून लीग के लिए, बड़े मतलब के मामलात भी उन्होंने बर्दाश्त किए हैं कि वो एंटी गवर्नमेंट आने की सूरत में। तो उन्होंने उसमें परसेप्शन नौयत में ये कहा है कि यार ये हमें उन्होंने सिला अच्छा नहीं दिया कि उनकी गवर्नमेंट में मेरा भाई जो है वो पुलिस के हाथों मारा गया है। ठीक है। ठीक है, उनका ये था कि अगर वो अमीर बलाश के कत्ल में नामजद मुलजम था, उसको लेके आते, अदालतों में पेश करते, केस चलाते, अदालतों से सजा दिलवा देते। ये उनका सीधा सीधा स्टांस था। मौक़िफ़ अभी ये आपको नजर आया? मौक़िफ़ उनको यही नजर आया उनको। तो दूसरा जो अपना बॉडी ना देने के मामला थे, वो यही था कि पुलिस की तरफ से एक जो था अपना प्रेशर जो था उन पर बिल्ड किया जा रहा था, और इसके साथ साथ जो गोगी भट्ट की गिरफ्तारी की अफवाहें चलती रही। जी, बड़ा कहते रहे वो सीसीडी ने छापा मारा और नेक्स्ट नंबर अब गोगी भट्ट साहब का भी है। कहीं मैंने टाइटल्स देखे, मैं नहीं कह रहा अभी, लेकिन ये बड़े टाइटल हमने देखे, थंबनेल्स देखे, जिसपे ये कहा गया कि सीसीडी ने छापा मारा है और गोगी भट्ट साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी बातें हैं, इसमें कोई हकीकत है? मेरी जो अपनी इतलात हैं या मेरे अपने ज़राए का जो कहना है, वो गोगी भट्ट पुलिस के पास नहीं है, उसको गिरफ्तार नहीं किया। अच्छा। ठीक है, और जो एक प्रेशर था गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी भी मेन वजह यही थी कि तीफी भट्ट की हलाकत पर जनाजे के मौके पर या उसके बाद कोई रेजिस्टेंस ना आए। ठीक है। ये एक उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि जी गोगी भट्ट भी हमारे पास है, बल्कि तीफी भट्ट की ना अभी मैयत जो है उसके घर वालों को नहीं दी गई थी उस दिन, और उस जो रात जो सारी गुजरी है, वो एक ऐसी उन पर खौफ की कैफियत थी उस घराने पे, उन खानदान पे, उसके जितने भी मिलने वाले थे, और यही समझ रहे थे वो सारे कि यार अभी कोई किसी वक्त भी जो है ना कोई इतला आ सकती है कि गोगी भट्ट को भी किसी जगह किसी शहर में साथी छुड़वाने आ गए हैं। बल्कि रात को 2:30 बजे की बात है, मैं आपको बताऊं, उस दिन रात 2:30 बजे मुझे कॉल आती है दोस्त की, और उसने ये मुझे कहा कि यार गोगी भट्ट का पुलिस एनकाउंटर हो गया। अच्छा। तो हम खबर कंफर्म है, लेकिन हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह हुआ है, किस शहर में हुआ है, कहाँ हुआ। उस क्राइम रिपोर्टर उस रात सारी जागते रहे हैं सारे, और उनको यही था कि शायद आज गोगी भट्ट का भी इन्होंने एनकाउंटर कर देना है, लेकिन आज तक अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। और अगर पुलिस के पास गोगी भट्ट होता, 1% भी के अगर पुलिस की तहवील में वो है, तो अब तक कुछ ना कुछ पुलिस की जानिब से कोई रिएक्शन आ जाना था। सही। दूसरा, गोगी भट्ट के अहले खाना है, उसके फैमिली मेम्बरान जो है दूसरे, उनकी तरफ से भी कोई ना कोई चीखो पुकार शोर मचता कि भाई हमारा किधर है, गोगी भट्ट के मुतल्लिक कुछ नहीं पता कि कहाँ है वो। बस अब एक गुमगू की कैफियत है, भाई गोगी भट्ट की पुरसरार गुमशुदगी के मुतल्लिक कुछ पता नहीं लग रहा कि वो है कहाँ। ठीक है, उनके बच्चे भी जनाजे पर मैंने देखे वीडियोस में, और यंग से बच्चे हैं, और मतलब लगता है 20-25 साल उनकी उम्र होगी। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बेटे हैं मेरा ख्याल गोगी भट्ट। ठीक है। और तीफी भट्ट के 3 बेटे हैं मेरे ख्याल। उनमें से 2 पाकिस्तान में मौजूद हैं, आए हुए हैं। एक जनाजे पे था, एक जो मेरे ख्याल नेक्स्ट डे आया। ठीक। और एक जो तीसरा बेटा है वो अब्रॉड में ही है, वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया कि उसको भी अमीर बलाच के कत्ल में नामजद किया हुआ है। ठीक हो गया, वो भी मतलब उन्होंने नामजद किया होगा। वो आएगा तो उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा,
तो इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सका अभी। ठीक हो गया। अच्छा, उनकी तरफ से क्या तासुर था, बच्चों की तरफ से क्या जज़्बात थे? ऑब्वियसली वालिद के यार इंतकाल के बाद तो वो बंदा ऑटोमेटिकली वो जज्बात क्या हो ख़त्म हो सकते हैं जाता है। इसमें, ये देखे ना, अब किसी ऐसे मुकाम पर, ऐसी जगह पर हम अपने आप को रख के देखें तो हमारी क्या कैफियत होगी उस बिल्कुल हवाले ठीक से। कह रहे हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही मतलब के वो हो ना, बुरा हाल बांके दिहाड़े और अजीब सी गम की कैफियत में। हुँ, और फिर एक ये चीज़ के जिस शख्स ने लाहौर शहर में एक साल हा साल हुकूमत की हो, बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक नाम हो, वो हुँ, बदमाशी के वाले से कह लें। लोग हुँ, कहते हैं कि अपना अंडरवर्ल्ड का डॉन, सबसे बड़ा डॉन था पंजाब का। बल्कि एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं, पता नहीं शायद आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं, मेरी ना एक पुलिस अफसर से, हाजिर सर्विस पुलिस अफसर के साथ डिस्कस हो रहा था, अच्छा वो क्या बात हो था? रही थी। तो वो उसने ना मेरे से जो फ़िक्रा उसने बोला ना, उस फ़िक्रे पे मैं बड़ा हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ मैं। अच्छा। उसने मुझे पता क्या कहा? वो मुझे कहता है कि यार, ये जो बंदा सीसीडी ने मारा ना पुलिस मुकाबले में, हुँ, ये आप इसको ऐसे कंसिडर कर लें कि ये पंजाब का अकबर बुगटी मारा गया है उन्होंने। ओह! तो मैं कहा यार, ये क्या बात कर रहे हो? कह रहा वो वाक़ई मतलब कि अंडरवर्ल्ड के हवाले से या कह लें, या अपना पॉलिटिकल ताल्लुकात के हवाले से वो ऐसे ही था, मैं आपको बताऊँ। मैं बड़ा परेशान हुआ सुन के। मैं कहा अच्छा, अच्छा यार, ठीक है, आप सही कह रहे होगे। ठीक। मतलब कि उसका लेवल जो है उन्होंने इस हद तक इसको ले गए हैं, उसको, उसका ग्रेड जो है इस कदर ऊपर ले गए हैं उस बिल्कुल बंदे ठीक, का। बिल्कुल ठीक। तो बाकी बच्चों के मामलात, अब वो है तो सोग में ही है, ज़ाहिर-सी बात है। तकलीफ़ तो है हुँ, उनको कि एक बंदा ऐसे जिसने बादशाही ज़िंदगी गुज़ारी हो, हुँ। ठीक है, और उसको किस तरह से जो है वो आखिरी उम्र में मार दिया गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी खबरें चलती रही कि किस तरह से रहीम यार खान मुंतकिल किया जा रहा था, दुबई से बुलाया, 10 अक्टूबर की बात है ये। और फिर रास्ते में 2 गाड़ियाँ आई मशकूक, उन्होंने छुड़वाने की कोशिश की साथियों ने, और उसके बाद फिर पुलिस मुकाबला होता है, जिसके बाद तिफ़ी भट्ट साहब का इंतकाल हो जाता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है, जो बात आई। सीसीडी की तरफ से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई, वो प्रेस रिलीज़ क्या है? उन्होंने इस चीज़ पे क्या क्लेम किया है? प्रेस रिलीज उनकी तरफ से वही जारी हुई है, जैसे कि अब तक जितने भी पुलिस मुकाबले सीसीडी कर जी। चुकी हुई है ना, उसमें से कोई 80-85% जो अपना वाक़यात है ना, जो पुलिस मुकाबले के शवाहिद हैं या जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो सेम तकरीबन यही हैं कि लेकर जा रहे थे, किसी निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, बरामदी के लिए लेके जा रहे थे, या रेड किया तो साथियों ने अटैक कर दिया, फायरिंग की और अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक तो हो गए। आपका ये तज्ज़िया क्या कहते हैं आमिर मिर्ज़ा साहब, ऐसा मुमकिन है या आप इससे बरअक्स सोचते हैं? यार, ये मेरा ख़्याल कि एक आम सा कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, हुँ, वो थोड़ी बहुत समझ-बूझ रखता है, उसको भी पता है कि इन एनकाउंटर्स की हकीकत क्या है। ठीक। ठीक है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। लेकिन जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसमें मोस्टली मोस्टली 99.9% कह लें आप, कोई 0.1% होता है कि कहीं को नेग्लिजेंसी हो जाए या कोई एक आधा बंदा को गलत भी जो है वो मारा जाए। लेकिन जितने लोग भी मारे गए हैं, सारे क्रिमिनल्स थे। अच्छा, ठीक है, उनका एक रिकॉर्ड था। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि 30-32 साल में हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो पहले क्राइटेरिया होता था ना, जी, वो पुलिस मुकाबले में इंतखाब करती थी उन लोगों का जिन्होंने डकैती विद मर्डर किया हो, ठीक, जिन्होंने डकैती विद रेप किया हो, ठीक, जो उजरती कातिल हों। ठीक है। ठीक है, ये अपना 3-4 का उनका क्राइटेरिया हुआ करता था कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे हुँ, कि ये वाक़ई में इन क्राइम्स में इन्वॉल्व है, हुँ, फिर उसके मुतल्लिक फ़ैसला किया करते थे वो। ठीक। तो उसका एनकाउंटर हुआ करता। लेकिन ये सीसीडी ने जब काम शुरू किया ना ये, तो क्लीन तो स्वीप करने का सोच लिया है पंजाब को? सोच क्या लिया, वो कर रहे हैं क्लीन स्वीप। देखें ना आप, अब ये जब से सीसीडी फॉल हुई है, जी, तब से लेके अब तक कोई मेरे ख्याल 700 से 800 लोग जो हैं उनके एनकाउंटर्स हो चुके हुए अप्रॉक्सिमेटली। हैं। इतने तकरीबन हो चुके हुए हैं एनकाउंटर्स उनके। ठीक है। तो कहानी सबकी तकरीबन एक सेम ही बन रही है हुँ, कि जी साथी आए छुड़वाने के लिए, फायरिंग की और अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा गया। ठीक है। तो ये मामलात इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन जब से ये अब सीसीडी ने एनकाउंटर शुरू किया ना, उसमें मैंने ये भी देखा है कि अब वो जो क्राइटेरिया पुलिस का पहले होता था ना, जो हुँ, मैंने बताया कि डकैती विद मर्डर हुँ, हो, हुँ, हुँ। पेड किलर हो, तो वो क्राइटेरिया उससे भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं। और वो अब ये क्या है? सिर्फ रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं ना, जो कि आदी मुजरिम हैं, आदी डकैत हैं जो, ठीक है। ठीक है, उनके मुतल्लिक किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। अब उसमें ये है कि एक हुँ, बंदा अरसा दराज
से को 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से जो है वारदातें कर रहा है, ठीक है, उस रिकॉर्ड याफ्ता है, बार बार जेल जाता है, जेल से बाहर आके फिर वही काम करता है, ठीक, वो नहीं बाज आता। तो अब उनके मुतल्लिक भी यही डिसाइड किया हुआ है कि इन लोगों को भी जो है छोड़ना नहीं वो है। छोड़ना नहीं है उन्होंने, और ठीक हो वो गया, भी उसी कैटेगरी में फॉल करने लग पड़े हैं। ठीक हो गया। अब जो काबू आता है तो उसका देख ले आप, सामने आ जाता है मामला कि जी वो ठीक। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि गोगी भट्ट साहब, अब आप कह रहे हैं कि मंजर आम से गायब हैं और अपना कहीं सेफ साइड कहीं पे चले गए हैं। ये बताइएगा कि जब वो मंजर आम पर आते हैं तो अब पुलिस का आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में, या सीसीडी का क्या रवैया होगा? और आगे आप क्या देख रहे हैं कि फोरसाइट भी हो जाती है ना बंदे को कि यार अब आगे ये होने वाला है, कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन, कुछ चीज़ों की कैलकुलेटिव आपने कुछ किया हो, या क्राइम सीन्स के ऊपर भी आपने कुछ मंजर देखे हों, आपके ख्याल में अब क्या होगा आगे? और दूसरे घराना जो कि अफेक्ट था, सारे उनके भी कत्ल हुए, इनके भी कत्ल हुए, दोनों से आपके बड़े अच्छे मरासिम भी रहे, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारा मामला अब जाएगा किस करवट और होगा क्या? इसमें मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि गोगी भट्ट जो मौजूदा सेटअप है ना, जी। अगर तो वो अंडरग्राउंड है, सेफ है वो, तो वो इस मौजूदा सेटअप में तो वो सामने नहीं आता। ठीक। क्योंकि इस मौजूदा सेटअप में जो तीफी भट्ट का काम हो गया ना, मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला इसको कह लें, तो इसमें कोई मतलब दो राहें नहीं होगी। ठीक। इसलिए कि बदमाशी के हवाले से या अंडरवर्ल्ड की दुनिया के हवाले से तीफी भट्ट बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब जब उसके साथ ये सलूक हो गया है तो फिर गोगी भट्ट तो है वो सेकेंडरी इशू है ना। तो उसके लिए अगर गोगी भट्ट पुलिस के पास होता तो अब तक उसकी भी कोई ना कोई खबर आ जाती। ठीक। और आपको बताऊं कि इस दुश्मनी में जो ट्रक्का वाला खानदान है, उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जाती रही माजी में भी, और इस हवाले से भी कि वो इस दुश्मनी में अपने मुखालिफ को किस तरह से जेर करते हैं। ठीक। ठीक है, उसके लिए हर किस्म के वसाइल कह लें, फाइनेंशियली कह लें, जो भी मतलब कि हो सकता था ना, इस हवाले से उनकी ऑफर्स थी। ठीक। वो हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, तल्लुकात भी इस्तेमाल कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब तीफी भट्ट के बाद गोगी भट्ट जो है वो रह जाता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आपको और बताऊं, गोगी भट्ट पिछले कोई 1.5-2 माह से लाहौर में मौजूद था। उसने प्रोटेक्टिव बेल करवाई, आके मीर बलाच के केस में अदालतों में पेश हो रहा था। इंटरव्यूज भी देखे हम लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोगी भट्ट को किसी ने नहीं छेड़ा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, किसी ने उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई। वो अपनी अदालतों में पेश हो रहा है, केस को फेस कर रहा है अपने, उसके मामले कानूनी कार्रवाई चल रही है। एक वजह मैं आपको बताऊं क्या थी? क्या? तीफी भट्ट जिंदा था, तीफी भट्ट बाहर बैठा हुआ था। वो बाहर बैठा हुआ भी खौफ की अलामत था इन सब के लिए। ठीक है, ये लोग जानते थे कि अगर यहाँ पर उनको किसी को कुछ छेड़ेंगे ना तो वो बाहर बैठ के कुछ भी कर सकता है। ठीक। ये एक खौफ था उसका। ठीक। अब जब वो तीफी भट्ट नहीं रहा तो अब उनको कुछ भी बैद कर सकते हैं कि अब बाकी के जो लोग हैं उनके साथ कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखें आप कि गोगी भट्ट के हवाले से जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि मेरी कुछ फैमिली मेम्बरान से भी उनसे बात हुई है, मैंने कुछ उनको थोड़ा मुतमईन भी देखा, मुझे जो फील हुआ। लेकिन जनाजे तक उनकी तरफ से कोई ऐसी काबिल जिक्र कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी जिस पे यकीन किया जाए कि गोगी भट्ट सेफ है या नहीं है। ऑल राइट। ठीक है, लेकिन अभी कुछ मुझे आज भी बल्कि मेरी 1-2 लोगों से कोई बात हुई है तो मुझे यही फील हुआ है कि गोगी भट्ट सेफ है। ठीक वो है, पुलिस के पास नहीं है अभी, फिलहाल उसको साथी छुड़ाने नहीं आते। बिल्कुल ठीक। ये अभी तक। और वो बड़ी हमने मीम्स भी देखी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कोई छुड़वाने ना आए, कोई साथी। वो जाहिर बात है, टिकटॉक पे एक हमने तो इस तरह का जब देखा ना, सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, और ख़ुसूसन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आती है। सोशल मीडिया पर बहुत जितनी भी ज़्यादा खबरें हैं ना, क्रिएट मैं किया आपको बताऊं कि कम से कम ये 80-90% जो होता है ना, सब झूठ का मंबा होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हर कोई जो है ना सिर्फ अपना चूरन बेचने बैठा हुआ है वहाँ पे। उसकी कोशिश होती है कि मैं इस हवाले से कोई ना कोई, आप उसको सुन लेना, थंबनेल जो आप देखते हैं, वो थंबनेल जो होता है वो आप पूरा उसके व्लॉग सुन लें या प्रोग्राम सुन लें, उसका कहीं तज़किरा ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज़ के यार हमें कोई क्लिक करे तो हमें व्यूज़ मिल जाए, हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए। वो सब इंफॉर्मेशन कोई होती नहीं है उसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो बाहर से बैठे हुए सारा कंट्रोल कर रहे थे और एक खौफ का मंजर तारी था, अब अगर मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, ये कैसे नेटवर्क काम करते हैं, गैंगस्टर्स किस तरह से काम करते हैं, ये भी बताइएगा कि एक बंदा है वो बाहर बैठा हुआ है, दुबई या यूके या अमेरिका,
वो बाहर से यहाँ पर कोई गैंगस्टर हायर करता है, यहाँ पर लोकल जिस जगह पे उसने बंदा मरवाना होता है वो उसको भेजता है और वो उसको कुछ पेमेंट कर देता है थ्रू बैंक या थ्रू वो हुंडी, वो थ्रू जिसके मर्जी पेमेंट प्लान कर ले, तो वो मरवा देता है। तो पुलिस या सीसीडी उस सूरत में किसको पकड़ेगी? मेन तो किरदार यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। असल में जो काबू आते हैं ना, वो सिर्फ शूटर्स काबू आते हैं, ठीक जो है, यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। जो पेड किलर हैं, जो पैसे लेकर यहाँ पर उनके टारगेट पूरे करते हैं, काबू वही आते हैं। जब वो इंकशाफात करते हैं, वो नाम लेते हैं कि जी हम असल में होता ये है कि जो लोग ये काम करवाते हैं ना, वो कोई डायरेक्ट शूटर्स के साथ राब्ते में नहीं होते। अच्छा, बीच में बंदे इन्वॉल्व होते बीच हैं। में 2 3 4 लोग ऐसे होते हैं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो वो जो मेन बंदा होता है उस तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, वो सारी कहानी वो गिचमिच हो जाती है उसमें कहानी में, वो पता और नहीं वो लगता। महफूज बैठा है वो महफूज बैठा हुआ है बाहर। अब देखें ना, आपको सबसे एक बड़ी मिसाल मैं दूं इस हवाले से, जावेद भट्ट का कत्ल जो, ठीक है, जावेद भट्ट के कत्ल में आपने देखा कि मेन शूटर जिन्होंने उसको मारा था वो पकड़े गए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो जेल में भी चले गए, उन्होंने इकरार भी किया और तमाम तर अपना बयान भी पुलिस को दिया, तमाम सोशल मीडिया पर चलता रहा कि इन्होंने इकरार किया। अब उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान के मुताबिक जो एफआईआर के नामजद मुलजम थे अमीर फाते और कैसर भट्ट, वो बेगुनाह थे, इनोसेंट थे उस एफआईआर। ठीक है। और जो कत्ल का मेन इल्जाम था वो अमीर मौसब पर आया। उन्होंने कहा जी ये प्लानिंग सारा कुछ अमीर मौसब के कहने पे हुआ है और हमारी डील अमीर मौसब से एक आरिफ भट्टी नामी शख्स था उसने करवाई है। ठीक है। अब वो आरिफ भट्टी स्टिल अभी तक मिसिंग है। अच्छा, वो गिरफ्तार ही नहीं हो सका, वो जिंदा है या मर चुका है ये भी किसी को नहीं पता। ऑल राइट, ठीक है, वो अमीर मौसब का मुलाजिम था। ठीक है। ठीक है, उसने उन शूटर से डील करवाई अमीर मौसब की, बकौल जो शूटर्स ने बयान दिया पुलिस को। ठीक हो गया। और पुलिस अफसरान ने भी इसको एक्नॉलेज किया, उन्होंने ऑन कैमरा भी कहा और हर जगह कहा कि भाई ये मामला जो है ये अमीर मौसब की तरफ जाता है, अमीर फाते जो है इसमें बेगुनाह है। ठीक है। ठीक हो गया। अब वो जो एक मिसिंग पर्सन है बीच में आरिफ भट्टी, उसके ना होने की वजह से आप ये देखें कि हाई प्रोफाइल केस था जावेद भट्ट का। अमीर मौसब बाहर से आता है, प्रोटेक्टिव बेल करवाता है आके, एक महीने की 13 तारीख तक उसको डेट मिलती है। वो प्रोटेक्टिव बेल 13 तारीख को कोर्ट में पेश होता है, फिर उसके बाद एक 19 तारीख पड़ती है, वो कोर्ट में जाता है, फिर पेश होता है, फिर एक और तारीख पड़ती है और उस तारीख पे अमीर मौसब की बेल कंफर्म हो जाती है। ओके, ठीक है। इतनी जल्दी कत्ल के उसमें मुलज़म और इतना हाई प्रोफाइल केस हो तो हमने बेल कंफर्म होते हुए नहीं देखी जितनी जल्दी ये हुई। ठीक है, अमीर मौसब की बेल कंफर्म होने का मतलब ये है कि जावेद भट्ट का कत्ल मट्टी हो गया। ओके। अब यही यहाँ पर ही बात नहीं रुकती आके, आप ये देखें कि अमीर मौसब की बेल जब हो जाती है तो उसके चंद हफ्ते, कोई 3 से 4 हफ्ते कह लें या 5 हफ्ते गुजरे होंगे, वो मेन शूटर्स जिन्होंने इकरार किया है कि जावेद भट्ट को हमने कत्ल किया है, प्लानिंग अमीर मौसब ने करवाई है, वो भी जमानतों पर बाहर आ जाते हैं। मतलब कोई चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो ठीक, आप क्या करेंगे? जिन्होंने मारा है वो भी सेफ है, जिसकी प्लानिंग हुई वो भी सेफ है, वो भी उसे बेल कंफर्म हो गई। अब केस चलेगा अदालतों में, अदालतों में किस तरह से प्रूफ करेंगे जब आप बेल पे आप फिर रहे हैं, सारे कुछ मामला हैं। असल में हमारे यहाँ पर ना जो कानून है ना, वो कह लें कि मुलजमों के लिए ज़्यादा आसान है और मुद्दइयों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी जो बात होती है ना, उसको बेस बना के जो मुलजम के वकला हजरात है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी फेवर ले जाते हैं कि आप पिट के रह जाते हैं कि यार हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है, और हमें इस चीज को जो है वो प्रूफ करने में इतनी मुश्किल आ रही है, हम उसको प्रूफ ही नहीं कर सकते। बेशुमार केसेस हैं। आपको मैं तीफी भट्ट की ही मिसाल देता हूँ। टीपू ट्रकावाला के कत्ल में, अमीर बलाच के कत्ल में, अरशद बिन चौधरी के कत्ल में, पुलिस अफसरान ने उनको गुनहगार लिखा। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि ये कत्ल टीपू ट्रकावाला का तीफी भट्ट के प्लानिंग से हुआ है, तीफी भट्ट शामिल था, तीफी भट्ट मौके पर मौजूद था, लेकिन ये लोग उन मुकदमात में बरी हो गए। ठीक हो गया, उनको सजाएं नहीं मिली। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे? किससे इंसाफ लेंगे? कैसे इंसाफ लेंगे आपको? तो हमारे कमज़ोरियाँ ही इतनी है, अपना प्रोसिक्यूशन जो है हमारी इतनी कमज़ोर होती है, चलान हमारे इतने कमज़ोर जमा होते हैं, और प्लस यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो मुलज़िम पार्टी के वकला हैं वो पुलिस अफसरान के साथ मिलकर कोई ना कोई एक लफ्ज़ कह लें या एक लाइन कह लें में उस ज़िम्नी में लिखवा देते हैं, वो उस लफ्ज़ पे या उस लाइन की बेस पे जो है वो अदालतों से मुलज़िम को फेवर लेके देते हैं। ओके,
और वो लाइन ही बस लाइन खींची जाती वो है। उस एक लफ्ज या लाइन से उस केस का बेड़ा गर्क हो जाता है सारा। ओके। अब ये गोगी भट्ट को गुनहगार लिखा उन्होंने, आप जिमनी पढ़ें, उसकी जो जिमनी लिखी गई है, अगर तो वो बैरिट पे बहस हो उस केस के ऊपर, तो जज जो है ना वो मिसल उठा के ना, तो वो तफ्तीशी अफसर जो होगा ना, बस वो उस मिसल से उसका मुंह लाल कर दे। मतलब कि वो इस कदर के इस किस्म की भोंडी उसने जिमनी लिखी हुई है जिसका ना कोई रब्त है, ना कोई वजह बनती है, और ना कोई उसकी बेस है। ठीक है। ठीक है, बेस वो लिखते क्या है कि जी मुलजमों ने एक गाड़ी ली, गाड़ी मंगवाई तीफी भट्ट के घर नसीराबाद, वहां से वो गाड़ियों में बैठते हैं, बजरिया फिरोजपुर रोड, फिर उसके बाद बजरिया केनाल रोड, ठीक। वो जाते हैं जहां पर शादी की तकरीब हो रही थी, वहां पर जाते हैं। अब केनाल रोड से वो जा रहे हैं, तो रास्ते में केनाल पर सोसाइटी है, उस सोसाइटी में गोगी भट्ट का घर है। अच्छा, ये उसको बेस बना रहे हैं कि जी वहां पे गोगी भट्ट रहता है, वहां से वो उन्होंने उसको लिया या नहीं लिया। अब वो केनाल से इस तरफ जा रहे हैं और सोसाइटी जो है वो राइट साइड पर है। अगर उन्हें यहाँ से गोगी भट्ट के घर भी जाना ना, तो कम से कम 6-7 किलोमीटर टर्न लेके ऊपर से आना पड़ेगा उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, वो अजीब सी उन्होंने जिमनी लिखी है यार, वो तो समझ से बाहर है। अगर उस पर बैरिट पे बहस हो तो 1 मिनट नहीं लगता उसको उड़ाने के लिए। ओके। लेकिन क्योंकि चीजें कहीं और पर डिसाइडेड थी, प्लानिंग कहीं और पर हो रही थी, और कौन से हाई ऑफिशियल्स आपको लगता है कि इन्वॉल्व होंगे इन सब केसेस में? यार इसमें ना देखें, कहीं अगर बात करने पे आए ना, और अगर उन लोगों के नाम लिए जाए, तो हम ना उसको प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये गेम जो तीफी भट्ट के पुलिस एनकाउंटर की कह लें, गोगी भट्ट को गुनहगार लिखने की कह लें, ये बहुत ऊंचे लेवल पे जो है मामला देखे गए। दूसरा घराना जिस तरह अमीर बालाज की अगर बात करें और बाकी इनके खानदान की, ट्रकवाला फैमिली की बात करें, तो आपका तो आपने जिस तरह जिक्र किया हुआ है अक्सर इंटरव्यूज़ में भी कि आपने उनको खिलाया हुआ है बचपन में, तो वो सारा मंजर फिर ये इस नहज पे आके पहुंचा आज कि ये सारे मामलात इस तरफ को जा रहे हैं। उनकी भी फैमिली के बहुत से लोग मारे गए, इनकी फैमिली के भी बहुत से लोग मारे गए। तो ये आपस में चपकलिश आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है या मज़ीद नस्ल दर नस्ल बढ़ते हुए नज़र आ रही है? हाई तीफी भट्ट की हलाकत से पहले जो थे ना मामलात और थे, लेकिन अब मामलात काफी चेंज हो गए। और सुलह में भी पहली दफा जो जिसमें कोशिश की थी उसमें आप भी शरीक थे। मैं आपको बताता हूँ, 90s में मेरा और हमारा एक दोस्त था, हमारा मुश्तरका, वो आजकल यहाँ पर नहीं है, बाहर होता है, हमारा टीपू ट्रकावाला के साथ, फिर उसके बाद भट्ट बरादरन के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन रहा। ठीक, नो डाउट। और ये अमीर बलाज, अमीर मौसफ जो है, ये बच्चे होते थे। अमीर फाते बिल्कुल गोद में था, मेरे ख्याल न्यू बॉर्न था अच्छा। उस वक्त। तो इनको मैंने अपनी गोद में खिलाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनके वालिद से हमारा अच्छा दोस्त था। घर के सामने ही जो था इनका डेरा था, वहां पर ये आते थे तो ऐसे ही खेलते थे। मैं काफी देर इनके साथ खेलता रहता था, दोपहर का टाइम होता था। तो उसके बाद फिर एक अरसा गुजर गया, वहां पर राब्ता नहीं हुआ मेरी इनसे, बलाज से कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद मौसफ से मैं कभी नहीं मिला। ठीक। जब ये बच्चे जवान हो गए, को टीपू के पर अटैक होता है, फिर 2003 में एक अटैक होता है, 2010 में वो मारा जाता है, एयरपोर्ट पर अटैक होता है, तो हमारा टीपू के साथ राब्ता कोई नहीं था। ठीक। तो मीनवाइल इनसे तीफी भट्ट वगैरह के साथ भी हमारी दोस्ती थी, और दोस्ती भी उस वक्त हुई थी हमारी जब टीपू के साथ हमारी दोस्ती थी। ठीक। और टीपू के कहने पर ही हम तीफी भट्ट के पास गए थे। अच्छा। ठीक है, हमें बार बार पैगाम आता था तीफी भट्ट की तरफ से कि तुसी साडे नाल ज्यादती कर दे, क्योंकि हमारा पहला धड़ा टीपू का हुआ करता था, हमारी उससे दोस्ती थी। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से हमारी दोस्ती बाद में हुई थी, तो वो खैर एक अलग स्टोरी है, वो मामलात और हैं क्या थे। जब हमारा इन दोनों घरों से ताल्लुक बना है ना, और उस ताल्लुक के दौरान हमने देखा कि यार जो बिल्ला ट्रक्का वाला का मर्डर है, उसमें भट्ट बरादरान का कोई रोल नहीं है, और वाकई में उनका कोई रोल नहीं था, उनका किरदार नहीं था। ये तो बस गले पड़ा ढोल जो है ना वो बजाया जा रहा था। ये दुश्मनी जो है ना, ये खामखा में आप कह लें कि पास बैठने वाले लोग हैं, कुछ पुलिस अफसरान थे उस दौर के, उनकी वजह से ये खामखा में इनकी झोली में ये दुश्मनी गिरी हुई है। ठीक है। और फिर मामला इस नहज तक पहुंच गए, इस तरह लोगों ने इसको प्रिटेंड किया, एक दूसरे के कान इस तरह से भरे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से किया उन्होंने कि एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। बस हमारा जब ताल्लुक था, हमने, मेरा ख्याल है कि इस दुश्मनी की पहली सुलह की कोशिश हमने करवाई थी। ओके। इन दोनों के दरमियान, तीफी के और टीपू के दरमियान। वो तो अभी रिसेंटली भी बहुत सी सुलह की खबरें उसके बाद कई मर्तबा कोशिश हुई है, लेकिन तो क्यों नहीं तय पाई गई? असल में ना इन लोगों को, एक तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ पुलिस अफसरान का किरदार था इसमें, वो नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि 2 धड़े लाहौर शहर में थे, जब तक ये आमने सामने खड़े रहते थे लोगों के मफादात जो थे वो पूरे होते थे।
दूसरा जो साथ बैठने वाले लोग थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी इस दुश्मनी की आड़ में अपने कोई ना कहीं मकासद, कोई ना कोई मफादत पूरे करने होते ठीक थे। है। ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि जब ये पुलिस अफसरान और ये जो पास बैठने वाले लोग जो कुछ करते थे ना, उसके बाद एतमाद की कमी इनके दरमियान बहुत थी, तो वो एतमाद एक दूसरे पर नहीं करते थे। ठीक है। तो हमें भी इस चीज़ का जब हुआ, जब हमने सुलह की कोशिश करवाई, बल्कि बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए थे, और हमारी कोशिश थी कि टीपू का और तीफी बट का टेलीफोनिक रब्ता आपस में करवा दिया जाए। ये जो इधर उधर के लोग बातें करते हैं ना, कान भरते हैं आके कि वो टीपू है कहता है, तीफी है कहता है, उन्हें कर देता, उन्हें इन चीज़ों में अगर कोई बात किसी के कान में पड़े ना, तो कम से कम वो आपस में एक दूसरे से शेयर कर लें और उस चीज़ को क्लियर कर लें। ठीक है। ठीक है। बड़ा मैं क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए एक चीज। छोटी सी बात आपको और बताता हूँ मैं। टीपू की ना वालदा एक दफा बीमार थी। अच्छा। वो कोई मजंग के किसी हॉस्पिटल में दाखिल थी। वो टीपू ने अपनी वालदा का पूछने के लिए जाना था। ठीक। उस दौर के टॉप 10 इश्तिहारी बहुत अरूज पे थे, बड़ा खौफ था उनका। वो टीपू की इंफॉर्मेशन के चक्कर में होते थे कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन कि कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन जो उसने हॉस्पिटल वालदा के जाना था टीपू की, वो इन इश्तिहारियों के पास थी। ओके। और उन्होंने उस पर अटैक करना था। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद जब इनकी आपस में चपकली शुरू हुई है, ये उसके बाद की बात है। तीफी बट को इस चीज का पता लगता है कि भाई टीपू का उन्होंने थड़ा मारना है, उस पर अटैक करना है। उस दौर में एक एसपी सीआई होते थे अहमद खान चद्दड़, उनका टीपू के साथ अच्छा ताल्लुक था। ठीक है। टीपू के वालिद के साथ भी उनका ताल्लुक था। अब तीफी बट कॉल करता है अहमद खान चद्दड़ को। अच्छा। उनको, और वो कॉल में क्या कहते हैं? ठीक है। वो कॉल में कहता है कि जी चद्दड़ साहब, टीपू ते अटैक होना जे, उनकी वालदा अस्पताल दाखिल की है, उन्हें उन्होंने मिलन जाना है, उन्होंने कहो कि उत्थे ना जावे। ओके। ठीक है। ये बात तीफी बट ने उनको कही। अगर तो वो बिल्ले के कत्ल में होते शामिल और टीपू को वो मरवाना चाहते होते, तो आया कि तीफी बट ये कहता उनको कि जी उसको टीपू नु मना करो कि ना जाए। और वो ये इस चीज़ को आज भी, बल्कि पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, नई मुस्तफा साहब का ही प्रोग्राम था, उसमें अहमद खान चद्दड़ साहब से ये बात भी हुई और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और एग्री किया कि वाकई में तीफी ने जब मुझे कहा तो मैंने टीपू को कॉल भी की और मैंने उससे पूछा कि तू ने अपनी वालदा के उसमें जाना है, उनको हॉस्पिटल देखने के लिए, ये इस टाइम पर जाना है तूने, और तेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हुई हुई है। तो उन्होंने कहते हैं मैंने उसको रोका वहां जाने के लिए। और फिर वो तीफी बट वगैरह का ये, बल्कि ये तीफी बट ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, उसने कहा था कि अगर हमने टीपू को मारना होता, टीपू से दुश्मनी मारी होती या हम इस हद तक जाते, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान काम था ये कि भाई वो जो मार रहे हैं ठीक है, मार के साइड पर होंगे, ठीक हो गया। मतलब ये वही बात है कि दो फैमिलीज के दरमियान में जो दुश्मनी थी, चलो जिस नहज पे भी थी या जिस वजह से भी थी, हम इस पे नहीं आते, लेकिन मेन जो इधर उधर के लोग थे, जो साइड पे बैठने वाले लोग थे, वो भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं इस सारे मामला के। आप ये कहना चाह रहे हैं शॉर्ट। हम भी आज ये पॉडकास्ट के तवज्जुह से ये लोगों को क्लियर भी करते चलें कि ना ही वो अक्सर होता है कि देखें हर बंदे के कहीं ना कहीं रिलेशंस हैं। वो टीपू ट्रकावाला फैमिली के साथ भी हैं, वो तीफी बट गोगी बट फैमिली के साथ भी हैं। तो खसूसन एक आती है, बैकलैश आता है कि जी आप ये एक साइड ज़्यादा कुट रहे हैं या एक साइड कम कुट रहे हैं। ये बड़ी एक अमूमन बात है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ बड़ी क्लेरिफाई करते चलें। आमिर मिर्ज़ा साहब भी आज बैठे हुए मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, कि हम सिर्फ आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई इस तरह का ना पर्सनल ग्रज है, ना कोई इस तरह की चीज़ है जो हम किसी की टो कर रहे हों। हम जो बात करते हैं ना, किसी भी पार्टी के वाले से कोई अपडेट देते हैं, अब वो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनका हल्का बाब है, उनको अच्छा नहीं लगता। मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, तो वो बड़ा कि जी फलां 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 समेत ये साहब जो हैं ये भी इस पार्टी के पेड़ हैं। जी जी, ठीक है, ये उनके मतलब के इस तरह से कर रहे हैं, उनके हक में बोल रहे हैं, ये मतलब कि बहुत अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स बैकलैश आता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, बिल्ला ट्रकावाला के जो बच्चे हैं, जो दूसरी फैमिली है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, तीफी बट की जब अपना पुलिस मुकाबले में हलाकत होती है ना, उसके बाद सोशल मीडिया पर आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि जी वहां पर एक जश्न का समा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वीडियो चली हैं। बल्कि यह भी हुआ कि ये भी मैंने सुना है और देखा, लोगों से सुना, वो कहते हैं कि जी गाहे बगाहे वहां पर फायरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो फिर वीडियोस
नहीं ऐसा कुछ वो नहीं वीडियोस हुआ। फिर फेक कौन थी? सी वीडियोस को, पुरानी वीडियोस, जाली वीडियोस लगा देते हैं, लेकिन उस दिन की इस हवाले से वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कोई जश्न नहीं हुआ, कोई जश्न लेकिन नहीं हुआ। सोशल मैं मीडिया आपको पर बताऊं, काम ये था कि जी मैं जश्न आपको मनाया जा बताऊं, रहा मेरे को 3-4 दोस्त मेरे मिलने वाले वो ट्रकों वाले अड्डों के उनके बच्चों के पास गए हैं। है। उनका ये कहना है कि हमारी अमीर मौसफ से और अमीर फतेह से मुलाकात भी हुई है हमारी ठीक। उनसे, ठीक है, वहाँ पे मिले हैं। हमने उनको कह लें कि जी अब वो को मुबारकबाद देनी, ये तो नहीं, मेरा ख्याल कोई ऐसा वर्ड के ये इस हवाले से कोई बंदा मुबारकबाद दे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अमीर बलाज के कत्ल का आज इंसाफ मिल गया। उन लोगों का ये मौक़िफ़ था। तो ठीक। उसके जो टीपू के बच्चे हैं ना, मौसफ और वो, जो मुझे उन्होंने बताई, मेरे दोस्तों ने जिनकी उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि यार, उन्होंने ये कहा कि आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है, अमीर बलाज से आपकी मोहब्बत है कि आप हमारे पास आए हैं और हमारे साथ जो है वो एक इजहार कर रहे हैं कि जी उसको इंसाफ मिल गया। उन्होंने कहा यार, आप लोगों की मेहरबानी, ना कोई जश्न होना चाहिए, ना कोई मिठाई तकसीम होनी चाहिए, ना कोई बड़क मारनी चाहिए, ना कोई फायरिंग करनी है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक। उसके लिए दुआ करें, और अगर एहसान कर सकते हैं तो एक 2 नफल जो है वो अदा कीजिएगा। ये गुफ्तगू मेरे दोस्तों ने बताई, मेरी डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन उन दोस्तों से कोई बात हुई है जो उनसे मुलाकात करके आए हैं, ये ठीक भी है। वहाँ पे हुई है। लेकिन तीफी बाट के जिस दिन पुलिस काउंट हुआ, तब तक तो वहाँ पर वो मौजूद थे। लेकिन अब जो उनका लेटेस्ट स्टेटस है ना, वो मुझे पता लगा है कि अब वो वहाँ पर अपने घर में मौजूद नहीं है, वो भी कहीं साइड पर हैं। ठीक हो गया जो बच्चे हैं उसके टीपू के, कि वो भी एक सेपरेट वो किसी साइड पे सेपरेट होंगे, है कि ना वहां पर मौजूद होंगे, ना लोग कोई वहां इस तरह पर का जाएंगे, मसला पेश और कोई आएगा। उनको मतलब कि इस तरह उकसाएगा कि जी अपने उनते बदला भी ले लिया जे, फलां कर लिया जे, टिमकान कर। लोग उकसाने वाले बहुत होते बिल्कुल हैं, ठीक। और इस दुश्मनी को उकसाया ही बहुत है लोगों ने। उकसाया और हीट ऑफ द मोमेंट का फायदा बिल्कुल। उठाया मैं गया। वहां पर टीपू के पास वहां पर बैठते थे ना, हम टीपू के वालिद के कोई दोस्त उसके पास बैठते थे, उसकी टीपू की संगत ही ज्यादातर अपने वालिद के दोस्तों से होती थी। ठीक। तो वो उसको, मैंने उनको देखा डिस्कशन करते हुए, बातें करते, वो क्या बातें करते थे कि भलवान रहंदी नहीं, बिल्ले भलवान ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, देखना बाबे नहीं फ्योरी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ने। वो इस किस्म की गुफ्तगू करके इश्तियाल दिलाया करते थे इश्तियाल। उसको। हमारी टीपू के साथ बात होती थी ना कि सुलह के हवाले से डिस्कस, टीपू तैयार होता था इस चीज के लिए, कहता था नहीं यार ये होना चाहिए। ये अपना बच्चू पहलवान जो है, टीपू के मामू, मेरी रात को 2-2 3-3 बजे, ये वहीं पर अड्डे में इनका दफ्तर है, वो दफ्तर के बाहर छत थी, हम रात को सर्दियों में बाहर खड़े होकर ही डिस्कस करते थे कि यार ये मामला ख़त्म होना चाहिए। और बच्चू पहलवान की ख्वाहिश होती थी कि यार ये वाकई मामला ख़त्म होना चाहिए। ये डिस्कशन हमारी कई कई घंटे चलती थी इस वाले से, और कई हफ्ते ये हम इसकी कोशिश में लगे रहे, लेकिन नहीं कामयाब हो सके। एंड फिर जब हमें देखा कि मामला जो है वो कुछ खराबी की तरफ जा रहे हैं, और मुझे स्मेल ये हुआ कि यार हम इन दोनों पार्टियों में, इन दोनों घरों में कहीं किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। जब ये स्पेल किया तो मैं और वो मेरा दोस्त था, जब हम बैकफुट पर हो गए, हमने इस मामले को छोड़ दिया। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर करिएगा आमिर मिर्ज़ा साहब कि अमीर मसहब की जानिब से जो कानूनी कार्रवाई की जा रही थी गोगी भट्ट फैमिली के खिलाफ या तीफी भट्ट के खिलाफ मरहूम, तो उनका क्या मौक़िफ़ था और कौन कौन सी FIRs मेन दर्ज थी और उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो कि लोगों तक पहुंचाई जा सकें? अब तक मेन FIR तो अमीर बलाज के कत्ल की थी। अब एक यही FIR और एहसन शाह का किरदार भी इसमें क्या था मेनली, वो जो बात होती है कि अमीर बलाज का जो कत्ल है ना, उसमें उस कत्ल की मेन वजह जो है ना, मैं आपको बताऊं कि वो एहसन शाह ही बना था। ठीक है, एक वो बना था, और दूसरा जो अपना अमीर बलाज की तरफ से तीफी भट्ट के घर के बाहर और गोगी भट्ट के घर जो बाहर जो फायरिंग करवाई गई थी, ये 2 चीजें थी जो उसके अमीर बलाज के कत्ल की वजह बनी थी। ठीक। अब अमीर बलाज जो था, वो अपनी जो कंपनी थी उसकी दोस्तों की, उनके साथ बैठ के जो डिस्कशन करता था ना, मतलब कि तीफी भट्ट के मुतल्लिक, गोगी भट्ट के मुतल्लिक को बात हो रही है, तो वो उसके दोस्त अहबाब कुछ अपनी असल हालत में भी नहीं हुआ करते थे वो। ठीक है, अब वहां पे बैठ के जो गुफ्तगू होती थी ना, वो गुफ्तगू कह ले के रिकॉर्ड कर लेनी, या उधर कहीं फ़ोन मिला के तो उसको फ़ोन को वहाँ पे रख देना। अब वो डायरेक्टली जब बंदा अपने कानों से गुफ्तगू सुनेगा कि यार इसकी सोच, इसके दोस्तों की सोच, हल्का बाप की सोच हमारे मुतल्लिक क्या है, जो मैं समझता हूँ या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली या जो मेरी दोस्तों से बात हुई, कि तीफी भट्ट को अब एंड पे आकर ये हो गया था कि यार अगर अब इसको यहाँ पर ना रोका गया
तो ये मेरे बच्चों को दुश्मनी खा जाएगी। ऑब्वियसली ये नस्ल चल रही है। तो फिर जाके ये वजह बनी अमीर बलाच के कत्ल की, मैं आपको बताऊं। और इसमें पुलिस अफसरान का भी यही कहना, उनकी तफ्तीश भी यही है। जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं अभी, 2 बंदे इसमें अमीर बलाच के कत्ल केस में जेल में हैं अभी, उनका भी यही कहना है कि इसकी प्लानिंग जो थी वो तीफी भट्ट ने की थी। ठीक है, लेकिन ये लोग क्लेम करते हैं कि हमने नहीं की थी, हम इसमें मुलविस नहीं है। भाई वो तो अब एक चीज़ है कि अपना कोई चीज़ मानेगा इस चीज़ को कि ये काम मैंने किया है। तो तीफी भट्ट बिल्कुल क्लियर कहता था। एक उसने एक इंटरव्यू दिया था अब यहाँ से फरार होने के बाद, बाहर एक इंटरव्यू भी चला था, सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल था। उन्होंने कहा था कि मैं ठीक है, आऊँगा, फेस करूँगा, मैं अदालतों को देखूंगा, मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया, FIR दर्ज करवाई है ना, ठीक है, अदालतों से मुझे सजा दिलवाए। ठीक है, वो उन्होंने तो वाशिकाफ अल्फाज में कहा था। गोगी भट्ट के मुतल्लक पुलिस अफसरान का ये कहना था कि वो अमीर बलाच के कत्ल में बेगुनाह है। हमें कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, हमें मौके से कोई एविडेंस नहीं मिले, हमारे पास कोई जियो फेंसिंग की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, कोई CCTV कैमरे में नहीं ऐसी कोई चीज़ आई कि जिससे कहा जा सके कि गोगी भट्ट जो है वो इसके अमीर बलाच के कत्ल में मुलजिम है। इवन कि उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि गोगी भट्ट के और तीफी भट्ट के राब्ते हुए हो, ऐसी भी कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर सामने नहीं है। ठीक है, जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है, वो किसी का भी हो, पुलिस सबसे पहले क्या चेक करती है? जियो फेंसिंग करती है, जिस तरह आपने वन ऑफ द एग्जांपल बताई, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें वो चेक करती है जिससे पता चलता है कि मुलजिम कहाँ पर है या मुलजिम कौन है असल में जिसने ये मर्डर किया है? ये थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन असल में देखें आप, एक तो ये मोबाइल है ना आपके पास, ये जियो फेंसिंग हो गई। ये असल में ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही है। ठीक कह रहे हैं। आप कोई क्राइम भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप किसी से कोई गुफ्तगू करेंगे, तो अब तो मतलब कि इतना जदीद सिस्टम आ गया है कि आपकी गुफ्तगू जो है वो भी रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, वो आप बिल्कुल इदारों के पास हर चीज होती है, इदारों के पास। ये तो अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, जियो फेंसिंग में ये होता है कि वहां पर नहीं, लोकेशन तो आती है, लेकिन उसमें ये होता है कि उस टाइम मौका वारदात पे वो देखते हैं ना उसकी सराउंडिंग में इर्द गिर्द कितने मोबाइल जो थे वो एक्टिव थे। ठीक है, फिर वो उसको और मजीद क्लोज करते हैं कि यहाँ पर जो मोबाइल एक्टिव थे उनकी गुफ्तगू किस किस नंबर पर हो रही थी। ठीक है, आया कि जो मोबाइल वहां पर एक्टिव है कि वो आपस में कनेक्ट थे, उनकी कोई कॉल हुई है, कोई गुफ्तगू हुई है, ये सारी चीजें जो हैं वो चेक करते हैं उसमें। फिर एंड पे वो देखते हैं, कड़ी से कड़ी मिलाते हैं कि यार ये जो गुफ्तगू फलां नंबर की फलां नंबर पे हो रही है, ये इस बंदे का उस जाए वारदात में या उस वकूए में जो लोग शामिल हैं उनसे कोई कनेक्ट बनता है। ये सारी चीजें चेक करते हैं। फिर एंड आके अगर कोई चीज उनको मिलती है तो वो बंदे के सामने रखते हैं, उससे बंदा भाग नहीं सकता। बाकी लोकेशन के नहीं मुकर सकता। लोकेशन के वाले से आप कह लें तो लोकेशन का क्या है, मैं मोबाइल यहाँ पर छोड़ के चला जाऊं और मैं जाके अपना फिरोजपुर रोड पे या किसी और जगह जोहर रोड में जाके कोई काम डाल दूं तो मेरे मोबाइल की लोकेशन तो यहाँ पर आएगी। लेकिन अब ये है कि अब सेफ सिटी कैमरास जब से आए हैं बहुत ज्यादा एक्टिव और उसमें वो चीजें यूज कर रहे हैं, आपको क्राइम कंट्रोल करने में या कह लें कि मुजरिमों तक पहुंचने में उनकी निशानदेही में सेफ सिटी कैमरेस की बहुत इसमें है, कहते हैं कि उनकी मदद बहुत मिलती है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह कैमरे में काबू आ जाते हैं। और सुना है कि पंजाब में 40% कम हुआ है क्राइम पूरे पंजाब में। यार ये तो जब से CCD ने अपना ऑपरेशन शुरू किया है ना, उसमें नो डाउट के परसेंटेज क्राइम की बहुत हद तक नीचे आ गई है। ठीक है, आपको किसी कोई गैंगस्टर जो आपका कोई जानने वाला हो जो बड़ा फन्ने का होता हो तो उसका कोई कॉल आई हो कि यार है मैनू बचा लेगा, या कोई इस तरह का सीन ये CCTV से कोई सीधा हो गया हो या किसी ने भी तौबा कर ली हो? किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, उनको नजर आ रहा है कि अगर हमने कुछ किया। अभी आपको एक ताज़ा सी मिसाल देता हूँ छोटी सी। अभी परसों एक इंसिडेंट हुआ है टाउनशिप में, एक मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़। बिल्कुल ठीक है, वो अपने दौर का जो है ना एक बहुत ही मतलब के नाम रहा है उसका। ठीक है, वही उसका नाम और खौफ मैं आपको बताऊं कि वो उसने नाज़म का इलेक्शन लड़ा था ना, और उसने ऐलान किया था कि मेरे सामने कोई खड़ा ना हो इलेक्शन को, कोई नहीं खड़ा हुआ, तो वो बिला मुकाबला नाज़म का इलेक्शन जीता हुआ है। मतलब कि ऐसा इस कदर उसका मतलब वो कहते थे कि वो मतलब ऐसा सर फिराया और ऐसा पागल है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, अभी उसका परसों जो इंसिडेंट हुआ उसका भाई मर्डर हुआ है। ठीक है, उसका भाई मर्डर हो गया, उसका कोई बेमखल गोलियां चली घर पे, बिल्कुल ठीक, टाउनशिप में। अब ये वाकया होने के फौरन बाद ही उसने एक फौरी तौर पे अपना वीडियो बयान जारी किया। उसने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा भतीजा है, उसने ये सारा कुछ किया और मुझ पे FIR करवाने की कोशिश कर रहे हैं। CCD का खौफ है। बिल्कुल ठीक।
ठीक है, उसको ये खौफ है कि अगर मैं सीसीडी के काबू आ गया, मेरा एक रिकॉर्ड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी, और एक ये वाकया हो गया तो मेरी तो कहीं जगह माफी है ही नहीं। तो बिल्कुल ठीक। ये लोग जो इन किस्म के क्राइम्स में मुलविस हैं या कोई अपना जो बदमाशी में पैर रखते हैं, जो जुराइम पेश हैं, उनको इस चीज का बड़ा खूबी अंदाजा है कि अगर हम किसी तरीके से भी काबू आ गए सीसीडी के तो हमें माफी नहीं मिलेगी। तो वो अब खुद से ही जो है, कईयों ने अपने नंबर्स भी बदल लिए हुए हैं, कईयों ने अपने को घरों में नहीं रह रहे, वो किसी दूसरे शहरों में चले गए हैं, वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं कि हमारी किसी तरीके से हम अपना कान लपेट के और किसी खुड में घुस के अपना वक्त गुजार ले। ठीक हो गया। अच्छा, सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब के मुतल्लिक अभी तक उन्होंने भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया या वो कोई मीडिया अपीयरेंस नहीं दे रहे, बड़े अरसे से लोग मुंतज़िर भी हैं, कोई एक आधा इंटरव्यू उन्होंने पहले का दिया हुआ है, लेकिन वो क्यों नहीं अब इस चीज़ पे आके बताते कि ये चीज़ इस तरह से हुई है और ये फेक इन्फॉर्मेशन ये जो चलती है सोशल मीडिया पे या प्रोपेगेंडास क्रिएट किए हुए हैं। और ख़ुसूसन मुझे एक चीज़ ख़ुसूसन बहुत अच्छी लगी ये इस टॉपिक से हट के, कि जो लोग छोटे बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, जो हमारे पंजाब में या लाहौर शहर जैसे में बाज़ारों में जो ख़वातीन को हरासा करने की कोशिश करते थे या बच्चों और बच्चियों के साथ गलत हरकत और सकनात करने की कोशिश करते थे, उनके नेफे में जो पिस्तौल चल रही है ना, वो ख़ुसूसन मैं उसको सराहता हूँ असल में कि वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपको पहले तो मैं चड्ढा साहब का बताऊं कि ये अपना जब इन्होंने सीसीडी बनाया है ना, जी, सीसीडी ने काम शुरू किया, तो ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा था ठीक। कि इस हवाले से जितनी भी कार्रवाई होनी है, जितने भी लोगों के पुलिस एनकाउंटर होने हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कोई पुलिस ऑफिसर किसी को इंटरव्यू नहीं देगा। ठीक। और आपने देखा होगा कि अब तक सीसीडी के किसी अफसर का भी कहीं पर कोई इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक। स्टार्ट में चड्ढा साहब ने एक दो लोगों के साथ इंटरव्यू किया है, लेकिन वो क्योंकि कमांडर हैं उस टीम के, तो वो अब वो है ना, वो शेर जंगल का बादशाह अंडा दे या बच्चा दे, वो उनकी अपनी मर्जी। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को इस हवाले से बिल्कुल महदूद रखा हुआ है, कि ना ज़्यादा पेरेंट्स हो, उन्होंने बस अपने पीआरओ जो रखे हुए हैं इसके सीसीडी के, वो जितनी इंफॉर्मेशन को कहा जाता है ना, वो अपना मीडिया को, रिपोर्टर्स को एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें शेयर कर देते हैं कि ये एनकाउंटर हुआ है, इनका ये रिकॉर्ड था और ये इनको इस अच्छा, आमिर भाई, आपके पास प्रेस रिलीज आई हुई है सीसीडी की इस हवाले से, जो केस अभी अपडेट चल रहा है तिफी भट्ट के हवाले से, तो वो आप जरा लोगों को बताते हैं, सुना देते हैं पढ़ के, क्या है वो? एक तो एफआईआर दर्ज होती है अपना कोट सब्जल थाना है, रहीम यार खान अहमदपुर लंबा में, ठीक। वहाँ पे जो एफआईआर पहली दर्ज होती है, वो दर्ज होती है तिफी भट्ट की फरारी की, उसको किस तरह से छुड़वाया गया है। वो दो गाड़ियां आती हैं, वो पुलिस को रोकती हैं, गाड़ी को रोकती हैं, एक गाड़ी आगे लगा के, तो पीछे से लोग उतरते हैं, आगे से उतरते हैं, वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। वो 7-8 लोग उन्होंने उस पर मेंशन किए हुए, अननोन है वो, ठीक है, वो नामालूम। उसमें उस अटैक में जो है वो एक पुलिस एहलकार जो है बाजू पर गोरजी लगने से जख्मी भी होता है उसमें, ठीक है, और तिफी भट्ट को वो लेके वहां से चले जाते हैं। ये उस रात वकूए की रात कुछ 3:15 बजे का वकूआ उन्होंने बयान किया एफआईआर, ठीक। ये एफआईआर एक वहां पर कोट सब्जल थाने में दर्ज हो गई। अब वहां पर ये वकूआ जो बनाया गया है, वो अपना उसके मुतल्लिक बकौल दूसरी एफआईआर के वो बजरिया वायरलेस इतला करते हैं कि इस तरह पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ है और एक मुलजम को जो है कुछ लोग 2 कारों पर थे, वो छुड़वा कर ले गए, ठीक है। अब इस वाक़े के कोई 2.25 घंटे बाद, तो 5 बजे के करीब जो है वो एक और वकूआ होता है। वो ये होता है कि जो वहाँ की मुकामी सीसीडी है जी, वो किसी रेड से आ रही होती है या कहीं किसी नाका लगाया होता है या कहीं जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि कोई 2 मशकूक गाड़ियां हैं, उनको रोकते हैं, उनका ताकुब करते हैं, तो उस ताकुब में उनकी मुठभेड़ हो जाती है। तो वो मुठभेड़ को 20-25 मिनट तक उनकी आपस में क्रॉस फायरिंग होती है, और उस क्रॉस फायरिंग के बाद कुछ देर बाद जब देखते हैं कि एक साइड से फायरिंग का तबादला जो है वो रुक गई है, वहां जाकर फिर जब वो देखते हैं तो वहां पर एक शख्स जो है वो जख्मी हालत में पड़ा होता है, उसके पास वेपन पड़ा होता है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ जाता है, ठीक है, और उसके जो बाकी साथी हैं वो फरार हो जाते हैं, ठीक है। अब यही चीज जो उसके बाद सीसीडी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने यही दोनों वाकयात उसमें कोड किए हैं और कोड करके उन्होंने प्रेस मीडिया को उन्होंने प्रेस रिलीज भिजवा दी। अब इन 2 एफआईआर जो ये दर्ज होती हैं, इन एफआईआर के दर्ज होने के बाद कोई 8-10 घंटे गुजर जाए होंगे। उन 8-10 घंटे गुजरने के बाद पता लगता है कि जिन्होंने उसको तिफी भट्ट को छुड़वाया था
और फिर उसके बाद जब तीफी भट्ट दूसरी एफआईआर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में मारा गया अपने साथियों की फायरिंग से, उन साथियों में जो था वो गोगी भट्ट यानी कि तीफी भट्ट का जो कजन था वो शामिल था। उसने अटैक किया था पुलिस पर और वो ही उसको छुड़वा कर लेके बिल्कुल गए ठीक थे। कह रहे हैं। जितने भी लोग इस तरह से इनका शिकार हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो अपने आप को बचाव में रखें और अच्छा, अल्लाह ताला आपके से। इख्तिताम से पहले एक जी, चीज़ मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। ज़रूर। आपने बात की थी, वो मेरे ख्याल ज़हन से निकल गई, डिस्कस नहीं हम कर सके। आपने कहा था कि इसका मुस्तकबिल क्या है, हाँ जी, बिल्कुल। इस दुश्मनी का। उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा बताऊं कि इस वक्त जो शहर में कह लें, कोई पुलिस का हल्का अहबाब है वो कह लें, उनके दरमियान जो डिस्कशन चल रही है ना, वो जो लोग कह रहे हैं या जो वो स्मेल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तीफी भट्ट की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत के बाद अब ये जो दोनों खानदान है ना, इनका जानी नुकसान जो है वो बैलेंस हो गया है। अच्छा, उधर से टीपू ट्रका वाला, अमीर बलाच, जी। इधर जावेद भट्ट और तीफी भट्ट, ये दोनों मेन जो थे ना, इन दोनों खानदानों के कह लें कि वो फर्द थे। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों की हिलाकत, वो जो ये समझते हैं कि अब जानी नुकसान जो है वो बराबर हो गया है। ठीक है। और जिस तरह से अब से कुछ 7-8 माह पहले आप चले जाएं, कैसर भट्ट की सुलह हुई थी, उस वक्त रियासत भी और पुलिस अफसरान भी बहुत सीरियस, उनका कंसर्न था कि इस दुश्मनी को खत्म करवा खत्म दिया किया जाए। जाए। सुहेल शौकत भट्ट, बिलाल यासीन, राना मशहूद, फिर वो शफकत बग्गा फैमिली जो जी। नासिर भट्ट, अपना कैसर भट्ट लखोडेरिया थे, उनकी फैमिली, उन सारों ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की। ठीक। और वो कैसर भट्ट जो कि नामजद मुलजम था उसका, जावेद भट्ट का, वो इश्तिहारी भी रहा है उसमें। ठीक है, उसको सामने लेके आए, उसका नाम भी निकलवाया उन्होंने ईसीएल में से। ठीक है। और उसको उन्होंने, बाकी जो दीगर थे लोग इसमें शामिल थे, उनके साथ उन्होंने दुबई भेजा था, सही। इसलिए कि अमीर मौसब से, उसकी फैमिली से मुलाकात करके इस मामले को कोशिश करें कि ये सुलह की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक। जब ये वहां जाते हैं तो वो अमीर मौसब और उनकी फैमिली ने उनसे राब्ता ही करना मुनासिब नहीं समझा, अपने नंबर्स बंद कर दिए। ठीक है। तो ये वहां से नाकाम लौट आए थे। रियासत पुलिस उस वक्त सीरियस थी, लेकिन उस वक्त जो ट्रक्का वाला खानदान था, उनका एक स्टांस था कि हमारा नुकसान ज्यादा है, ठीक है। हमारा नुकसान हुआ है, तो हमने सुलह नहीं करनी, हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं होता इस बिल्कुल चीज़ ठीक। पे। अब तीफी भट्ट की हिलाकत के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब नुकसान हो गया बराबर, जानी नुकसान और पूरा हो अब गया। अगर रियासत चाहे, पुलिस अफसरान चाहे, तो अब वो डंडे के जोर पे ये सुलह करवा सकती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। ये मामला कुछ इस तरफ भी जा सकते हैं। अल्लाह करे कि लेकिन सुलह हो अगर जाए और वो खत्म हो ये मामलात। जो एक पिछले 3 दिन से 4 दिन से गोगी भट्ट के मुतल्लक चल रहे हैं मामलात, कि अगर गोगी भट्ट को भी ये ढूंढ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर भी कोई तजर्बा करते हैं, तो फिर ये मामलात आगे मुस्तकबिल में सुलझते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक। ठीक है, अब दोनों खानदानों में नौजवान लड़कों की तादाद बेशुमार है, मैं बिल्कुल आपको ठीक कह बताऊं, रहे हैं। दर्जनों में नौजवान लड़के हैं। तो कोई एक बीच में से उठ के कल को फिर कोई ना कोई काम डाल देगा, तो ये फिर आगे दोबारा नस्ल दल नस्ल दुश्मनी चलेगी। और अल्लाह ना करे तो ऐसा इसके हो। लिए जरूरी यही है कि अब कम से कम रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब उनको ये भी सोचना चाहिए और इस दूसरी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि भाई अब मामला, तुम्हें इंसाफ भी मिल गया। जो पिछले 18-19 माह से 20 माह से अमीर बलाच, जस्टिस फॉर बलाच, जस्टिस फॉर बलाच का चल रहा था, वो भी अब आप लोगों का लेवल हो गया। तो अब इसके मुतल्लक बैठ के सोचो कि लाहौर शहर में इस दुश्मनी की वजह से अब मजीद किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जान जो एक इंसान की जाती है तो पूरी इंसानियत की पूरी जान जाती इंसानियत है। की जान। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए द ब्लू टू डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कीजिए, ताकि आपको इस तरह की मजीद अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ देते रहें। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सद्दीक को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।